अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लाउंज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स। देखें, फिजिकल क्वांटिटीज समझने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई शख्स नेक है और आप बताएं कि वो कितना नेक है, तो आप इसका आंसर देंगे कि वो बहुत ज़्यादा नेक है या वो कम नेक है। लेकिन आप मुझे वैल्यूज में नहीं बता पाएंगे कि वो कितना शख्स नेक है। आप ये तो नहीं ना कह सकते कि वो 9.5 समथिंग नेक है या 3.3 पॉइंट समथिंग वो नेक है। तो ऐसी चीज़ों को फिर फिजिक्स में पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम नहीं मेजर कर सकते वो होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। क्वांटिटीज, अब इन मेजरेबल क्वांटिटीज को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या इसकी दो टाइप्स हैं। एक है जी बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव क्वांटिटीज। एंड सेकंड वन इज डिराइव क्वांटिटीज। देखिए, कुछ चीजें इतनी ज्यादा सिंपल हैं कि हम इनको डिफाइन कर ही नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक लेटर दूं ए और कहूँ कि इसको डिफाइन करके दें, तो आप इसकी क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपको एक वर्ड दूं एप्पल, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक आप बता सकते हैं कि ये APPLE इन तमाम लेटर से मिलकर बना हुआ है। मजीद भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो फिजिक्स में भी सेम कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा सिंपल हैं कि आप उनको किसी और की टर्म में डिफाइन कर ही नहीं सकते। और ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप किसी दूसरी क्वांटिटीज की बुनियाद पर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इधर से हम इन दोनों की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। बेस क्वांटिटीज which cannot be defined in terms of other quantities. ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं और इन्हीं की बेस पर दूसरी क्वांटिटीज एक्सप्लेन हो रही होती हैं, तो इनको आप बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अब ये पहले 3 थी, फिर इसमें 4 ऐड करके टोटल ये 7 क्वांटिटीज हैं। 7 से ना एक कम आपने करनी है, ना 7 से एक ज्यादा करनी है, ये फिक्स 7 है। ड्राइव क्वांटिटीज ज्यादा सारी हैं, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी ड्राइव कर सकते हैं हो सकती हैं, लेकिन बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है। लेंथ, amount of substance, mass, time, temperature, electric current, intensity of light,
एंड लास्ट वन इज कैंडेला। ये 7 आपके पास आ जाती हैं जी बेस क्वांटिटीज। इसके बाद ये आ जाती हैं, ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनकी यूनिट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाती हैं जी ड्राई क्वांटिटीज। मैंने पहले ही जैसे आपको से वर्ड एग्जांपल दी थी एप्पल की, तो बेस जो ड्राई क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से ड्राई होती हैं, उससे निकलती हैं। तो पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ ड्राई क्वांटिटी की, और फिर मैं इसकी आपको बताऊंगी वो है डेफिनेशन। देखिए अगर मैं आपको फार्मूला लिख के दूं स्पीड का, तो आपने ये 9th क्लास में एक फार्मूला इसका पढ़ा हुआ है जी, डिस्टेंस ओवर टाइम। देखें डिस्टेंस को हम लेंथ भी कह सकते हैं, तो ये भी बेस क्वांटिटी और टाइम भी बेस क्वांटिटी, यानी दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करने से आपके पास क्या आई है, एक न्यू क्वांटिटी आई है, जिसे हम कह सकते हैं वो ड्राई क्वांटिटी है, यानी बेस क्वांटिटी से वो निकली हुई ड्राई क्वांटिटी है। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि हमेशा डिवाइड करने से ही बेस आएगी, मतलब 2 या 3 बेस क्वांटिटीज को हल करने से आपके पास जो न्यू क्वांटिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई क्वांटिटीज। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच कैन बी, नॉट बस निकल जाएगा, कैन बी डिफाइन in terms of other quantities। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके पास फोर्स, आपको उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ma। इसके अलावा आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो भी एक ड्राई क्वांटिटी है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख रही हूँ, ये भी आपको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यहाँ से देखें तो ये भी फोर्स, इसका फार्मूला होता है जी वेलोसिटी ओवर टाइम, ये स्पीड ओवर टाइम आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें ये आपके पास इस तरह की और क्वांटिटीज हो सकती हैं, ये सारी की सारी क्या है, ड्राई क्वांटिटीज हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा बेस और ड्राई क्वांटिटीज में डिफरेंस। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, जो बुनियादी हैं, जिनको हम किसी और चीज की बेस पर डिफाइन नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल है, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो जो आपके पास ईंट है ये आप समझ सकते हैं कि ये बेस क्वांटिटी है, ठीक है। और इस पर जो सारी वो बनती है, आगे से बिल्डिंग बनती है, आप वो कह सकते हैं वो इससे ड्राइव हो रही है, तो वो आपके पास ड्राइव क्वांटिटी हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पर। तो बेस क्वांटिटी सिंपल बुनियादी है, ये आप किसी और टर्म के पर डिफाइन नहीं कर सकते, और ड्राइव क्वांटिटीज वो जो बेस क्वांटिटी से निकलती हैं। अब आगे चलते हैं, बेस क्वांटिटीज को ही हमने आगे पढ़ना है, क्योंकि यही बुनियाद है, यही आपके पास बेसिक है। तो इनके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ये आपकी बुक पर आप देख लेंगे कि मैं भी आपको ये सारा शो भी करवाती हूँ कि यहाँ पर कैसे ये होना है। बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए आपके पास 2 चीजों का होना जरूरी है। एक तो आपके पास चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड मतलब क्या है सॉरी, जैसे आप देख लेंगे एक बेस क्वांटिटी टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने अगर मेजर करना है तो देखिए इसके लिए हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। और आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि थर्मामीटर में जो लिक्विड इस्तेमाल होता है मरकरी, उसमें कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट्स व्हाई वी यूज इन थर्मामीटर। देखिए वो जो मरकरी है ना, वो अब हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। इसी तरह अगर आपने मैस मेजर करना है तो आप वो एक केजी का या इस तरह कुछ वर्ड यूज करते हो, तो वो आपका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है, जिसे आप वेट भी कह सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, एक फिक्स स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड आपने पहले चूज करना है। उसके बाद ही आपके पास दूसरा है
प्रोसीजर फॉर कंपैरिजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स मेजर करना है, तो मैथ्स मेजर करने के लिए आप तराजू के एक साइड पर वो बार्ड फिक्स जो जिसकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड होता है, वो रख देते हैं, दूसरी साइड पे जिस चीज का आपने मैथ्स मेजर करना है वो रख देते हैं। तो आप एक कंपैरिजन के प्रोसेस के थ्रू उस चीज का मैथ्स मेजर कर लेते हैं कि इस चीज का मैथ्स इतना है, वो उस बेस क्वांटिटी का आप मैथ्स मेजर करके बता सकते हैं कि इसका मैथ्स इतना है। तो मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और प्रोसीजर फॉर कंपैरिजन। अब एक आइडियल स्टैंडर्ड की कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियल स्टैंडर्ड कौन सा होता है। तो आइडियल स्टैंडर्ड को देखते हैं कि कौन सा होता है जी। आइडियल स्टैंडर्ड वो होता है जो असेसिबल हो, पहली इसकी कंडीशन है कि वो असेसिबल होना चाहिए, और दूसरा वो इनवेरिएबल होना चाहिए। बता रहे हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड होने के लिए आपके पास एक तो वो असेसिबल होना चाहिए। अब व्हाट इज मीन बाय असेसिबल? असेसिबल मीन कि वो आसानी से मिल सके। फॉर एग्जांपल, अब मैथ्स मेजर करने के लिए या किसी चीज को मेजर करने के लिए हम कोई ऐसा स्टैंड चीज ले लें, जैसे मैं यूरेनियम फिक्स कर दूं, तो यूरेनियम अब आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, ठीक है, कि आप कहेंगे जी वो आसानी से मिल जाएगा। तो असेसिबल कि वो हर एक बंदे की पहुंच में होना चाहिए, ऐसा आपने स्टैंडर्ड लेना है। एक आइडियल स्टैंडर्ड होने के लिए वो हर बंदे की पहुंच तक हो, उस तक रसाई हासिल हो। और उसके बाद इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि 1 इंच मतलब मेरे इस थंब की लेंथ है, जितनी मतलब ये इसकी है लेंथ, तो ये 1 इंच है। तो देखें, अब 1 इंच की डेफिनेशन हर बंदे के लिए चेंज होती जाएगी। अब हर बंदे का अंगूठे का साइज एक जितना तो नहीं है, किसी का बड़ा है, किसी का क्या है, छोटा। तो ऐसा आपने स्टैंडर्ड नहीं लेना जो इनवेरिएबल हो के पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा हो, ऐसा स्टैंडर्ड आपने नहीं लेना। मतलब वो इनवेरिएबल होने चाहिए, ना तब्दील होने वाला होना चाहिए। अब 1 इंच एक फिक्स लेंथ होनी चाहिए जो हर पर्सन के लिए सेम रहे। तो आपके पास आइडियल स्टैंडर्ड होने के लिए दो कंडीशन है, इट शुड बी एक्सेसिबल, वो हर बंदे की पहुंच तक होना चाहिए, इट शुड बी इनवेरिएबल, वो तब्दील ना हो। तो ये आइडियल स्टैंडर्ड की दो कंडीशन आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट के बेस क्वांटिटीज क्या रखती है, क्या इनके पास होता है? तो देखिए बेस क्वांटिटीज के पास दो चीजें होती हैं। एक होता है जी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, आप इसको इसका मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है? मतलब आप जब भी बेस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं ना, तो ये आप प्रोसीजर फॉर कंपैरिजन करने के बाद जब भी आप चीजों को करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैथ्स वाली एग्जांपल दी है, तो जब आप मैथ्स मेजर किसी चीज का कर लेंगे तो आपके पास दो चीजें आगे से आएंगी। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज का मैथ्स मेजर किया तो उसकी आपके पास वैल्यू आई है 10 और ये आगे लिखा हुआ केजी। तो ये आपने कंपैरिजन करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या है? तो इसमें ये 10 और केजी क्या है? 10 आपके पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू थी और केजी उसके साथ क्या लिखा हुआ है? यूनिट। बात समझ आ रही है कि जो बेस या फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो चीजें रखती हैं, एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड उसका यूनिट। अब यूनिट, अब मैथ्स मेजर कर रहे हैं तो मैं उसको केजी मेंशन कर रही हूँ, अगर आपके पास लेंथ होती तो आप उसका जो यूनिट लिखते वो मीटर लिखते, इस तरह टेम्परेचर होता तो उसका यूनिट आप केल्विन लिख लेते। अब नेक्स्ट देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, यहां पर मैं मेंशन करती हूँ मैग्नीट्यूड, ये आगे आप एक टॉपिक में देखेंगे भी सही। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड और यूनिट में इनवर्स रिलेशन होता है, ये एक
इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आ सकता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं 3 किलोमीटर, देखिए अब 3 वैल्यू कम है लेकिन किलोमीटर यूनिट क्या है, बड़ा है। अब इसी को जरा दूसरी तरफ लिख कर देखते हैं। अगर मैं आपको ऐसे कह दूं 3000 मीटर, यूनिट आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, यूनिट कम हुआ है। ये पहले देखिए किलोमीटर यूनिट क्या था, बड़ा था, वैल्यू क्या थी, कम, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, कम। अब क्या हो गया जी, हमारे पास जो न्यूमेरिकल ये यूनिट है ये कम हो गया लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सॉरी मैं मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ, मैग्नीट्यूड यहाँ पर होना है। तो इन दोनों का आपको रिलेशन आई होप समझ आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखें तो इसकी कुछ हेडिंग्स आप बना सकते हैं। सबसे पहले उसने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया है, फिर उसकी कुछ एग्जांपल हैं, फिर बेस क्वांटिटी है और उसके बाद ड्राई क्वांटिटीज और उनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपके पास ये मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज आ जाएगा। इसके अंदर आपने ये दोनों इसकी कंडीशंस याद रखनी है। आइडियल स्टैंडर्ड वैसे आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज आइडियल स्टैंडर्ड फॉर बेस क्वांटिटीज। तो उसकी दो कंडीशन है, इट शुड बी एक्सेसिबल और इट शुड बी इनवेरिएबल। और बेस क्वांटिटीज के पास दो चीजें होती हैं, जब मतलब प्रोसीजर फॉर कंपैरिजन, आप जब सारा काम अपना कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास जो आगे से रिजल्ट आता है वो दो वैल्यूज आती हैं, वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर इज इट्स यूनिट। तो ये मिलकर एक बेस क्वांटिटी को कंप्लीट करते हैं। और ये चीज आपके एमसीक्यूज के लिए आपने देख लेनी है कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा भी दिया। और ये अब आप टेक्स्ट बुक पर आपने देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि हेडिंग्स आपने किस तरह बनानी है और किस तरह ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई है, आपको इस लेक्चर की समझ आई है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो कैसे काम करते हैं और उनका क्या यूज है, ये हम चेक करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।